हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी रहा आपके द्वारा। हमने देखा दोस्तों, भारत में 4 प्रकार की यूरोपीय कंपनी आती है जो भारत में व्यापार करती है। हमने पुर्तगालियों को देखा, उसके बाद डच व्यापारियों को देखा, इसके बाद हमने देखा अंग्रेज़ व्यापारी किस प्रकार भारत में आते हैं और अपना विस्तार कैसे फैलाते हैं, उनका व्यापार कैसे था उसको हमने देखा। और आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि भारत में फ्रांसीसी व्यापारी किस प्रकार आते हैं और अपना विस्तार कैसे करते हैं, उनका बिजनेस कैसे होता है, इनका पूरा बिजनेस मॉडल हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में, जो कि दोस्तों काफ़ी जानकारी समेटे हुए है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने देखा दोस्तों कि भारत में ब्रिटिश कंपनियों का आगमन किस प्रकार होता है, उनका व्यापार कैसे होता है, उसको हमने डिटेल से पढ़ा था। और आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों फ्रांसीसी कंपनियों के आगमन के इतिहास को। जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से हमने टॉपिक को उठाया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको देखना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उस समय पर देखेंगे कि जो पूर्वी देश होते हैं वहाँ पर काफ़ी व्यापारिक होड़ मची हुई होती है। हमने देखा कि पुर्तगालीज, डच और अंग्रेज़ भारत पर आते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट को ले जा कर के विदेशी मार्केटों में बेचा करते थे, जिससे उनको काफ़ी मुनाफा मिलता था। तो दोस्तों फ्रांस के कुछ व्यापारी होते हैं, उनको भी इस बारे में पता चलती है, तो वो लोग भी भारत में आने का सोचते हैं, यानी पूर्वी देशों में आने का सोचते हैं और व्यापार करने का सोचते हैं। समय था दोस्तों 1664 ईस्वी, जब दोस्तों फ्रांस का सम्राट हुआ करता था। लुई 14वें नंबर का सम्राट था। इसका एक मंत्री था दोस्तों कोलवर्ट। इसके मन में इच्छा जागी कि पूर्वी देशों में व्यापार किया जाए, मतलब पूर्वी देशों में कुछ संगठन बनाया जाए व्यापार करने के लिए। तो दोस्तों उसके प्रयासों से वहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। यह कंपनी नहीं थी दोस्तों, यह एक संगठन था कि पूर्वी देशों में आकर व्यापार करना। तो दोस्तों जिसका ओरिजिनल नाम दिया गया वहाँ पर कंपनी फ्रैंकेस देश इंडेस ओरिएंटलेस, इस नाम की एक संस्था बनाई गई, जिसे दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। क्योंकि हमने देखा दोस्तों कि भारत में जो डच व्यापारी थे, व्यापार करने के लिए उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। ब्रिटिशों ने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। तो दोस्तों फ्रांसीसियों ने भी भारत में व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। तो इस प्रकार दोस्तों अलग अलग व्यापारियों के अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, जिनका अलग अलग नाम था। अब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि पूर्वी देशों में व्यापार करना होता था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टाइटल दिया गया, जबकि उनका ओरिजिनल नाम अलग अलग होता था। दोस्तों ये जो कंपनी वहाँ पर स्थापित की गई थी और वहाँ के सरकार के द्वारा फुल सपोर्ट के द्वारा स्थापित की गई थी। क्योंकि दो कंपनियाँ थी, वो प्राइवेट कंपनियाँ थी। वहाँ के जो व्यापारी थे वो खुद पूर्वी देशों में आके व्यापार करते थे, उनके द्वारा प्राइवेट संस्था स्थापित करी गई थी। तो वो जो कंपनियां थी वो प्राइवेट थी, जबकि यहाँ पर फ्रांसीसियों के द्वारा उनके गवर्नर के द्वारा फुल सपोर्ट मिलता है, उनके द्वारा संगठन बनाया जाता है। इसलिए इनकी जो कंपनी थी उनको सरकार के द्वारा फुल सपोर्ट था, इसलिए इनको सरकारी व्यापारी कंपनी कहा गया वहाँ का। तो इस प्रकार दोस्तों भारत में समुद्री मार्गों से अब वापस ये लोग आना स्टार्ट करते हैं। कई सालों तक ये दोस्तों भारत पे आते हैं, यहाँ का प्रोडक्ट ले जाकर विदेशी मार्केटों में बेचते हैं। फिर दोस्तों इनको ये पसंद नहीं आता है और 1668 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो नाम का एक व्यक्ति होता है या व्यापारी होता है, वह भारत में सूरत पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करता है। अब चूँकि यहाँ पर ये सेंटर स्थापित कर देगा तो यहाँ का प्रोडक्ट ले जाकर वहाँ पर आसानी से बेचा जा सकता है। अब जो कि दोस्तों 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की। इसके पहले से ब्रिटिश और पुर्तगालीज, डच जो थे पहले से यहाँ पर कोठी स्थापित कर चुके होते हैं, जिससे इनका ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा मुनाफा हो नहीं पाता है। एक साल बाद ये दोस्तों मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी कंपनी स्थापित करते हैं, वहाँ भी यही हाल होता है। फिर दोस्तों ये लोग सोचते हैं कि कुछ अलग जगहों पर अपनी कंपनी स्थापित किया जाए। तो 1673 में दोस्तों बंगाल के नवाब शाइस्ता खान से ये लोग ज़मीन किराए पर लेते हैं और जहाँ पर एक व्यापारी कोठी स्थापित करते हैं, जिसे चंद्रनगर की कोठी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है चंद्रनगर की कोठी किसे कहा जाता है, वह किसने बनाई थी। तो आप याद रखना फ्रांसीसियों के द्वारा स्थापित की गई थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर किला भी बना दिया जाता है, जिसे फोर्ट ऑलियंस कहा गया है। 1673 में दोस्तों कंपनी के निर्देशक जो थे फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान लोधी से कुछ गांव प्राप्त करके वहां पर एक राज्य बनाया जाता है, जिसे पौंडुचेरी का नाम दिया गया। दोस्तों ये लोग काफ़ी संघर्षों का सामना कर रहे होते हैं, तो ये लोग इकट्ठा होके कई प्रांत को इकट्ठा करके एक राज्य बनाते हैं, जहां पर ये स्वतंत्र रूप से अपना शासन करना चाह रहे होते हैं। तो दोस्तों 1693 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेज और का सहायता पाके जो डच व्यापारी होते हैं फ्रांसीसियों से संघर्ष करते हैं और
पौंडीचेरी को छीन लेते हैं। 1697 ईस्वी तक दोस्तों आपस में संधि होती है जिसे रिज्वी की संधि कहा जाता है और फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी वापस दे दिया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि रिज्वी की संधि किन किन के बीच हुई थी। तो आपको याद रखना है डच व्यापारी और फ्रांसीसी व्यापारियों के बीच में संधि हुई थी, जिस संधि के फलस्वरूप जो है पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस दे दिया जाता है। फ्रांसीसियों ने अपना व्यापार विस्तारित करने को सोचा और 1721 में मॉरिशस, 1725 मालाबार और 1739 में कराईकल पर अधिकार किया। अब चूंकि ये दोस्तों पूरी तरीके से व्यापार कर रहे होते हैं और इनका जो अधिकार होता है वो फैलने लगता है। तो दोस्तों ये मेन कारण हुआ कि अधिकार करना इनका युद्ध का कारण हो चुका था। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य इनका दोस्तों युद्ध होता है, क्योंकि ये दोस्तों अपना एरिया जो है एक्सपेंड कर रहे होते हैं। तो अंग्रेज़ों को भी ये लगता है कि ये जो फ्रांसीसी व्यापारी होते हैं अब धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता पर आने लगते हैं। तो ये जो अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होता है इसे कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। दोस्तों कर्नाटक का युद्ध 3 युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य में। अब चूँकि दोस्तों कर्नाटक का युद्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि व्यापार करने की दृष्टि से जो कर्नाटक वाला एरिया होता है, समुद्र तट, जो कोरोमंडल समुद्र तट होता है, जिसे पहले कर्नाटक कहा जाता था, वहाँ पर अधिकार को लेकर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य में 20 साल तक इनका संघर्ष चलता है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों कर्नाटक का युद्ध इनका कहा जाता है, क्योंकि जो समुद्र तट होता है वहाँ का, जहाँ पर व्यापार करते हैं। अब ये चूँकि दोस्तों ये समुद्र तट पर क्यों व्यापार करते होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट सुविधा थी वो अच्छी थी, क्योंकि समुद्र तट से ही भारत पर आते थे, समुद्रों के रास्ते से भारत पे आते थे। तो बंदरगाह पर ये लोग उतरते थे और यहाँ से प्रोडक्ट को विदेशों की मार्केट में भेजा करते थे। तो ये जो कोरोमंडल समुद्र तट है, इसी के लिए दोस्तों अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध स्टार्ट होता है, जिसे कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। हम पढ़ेंगे दोस्तों कि 20 साल तक इन दोनों के बीच में संघर्ष होता रहा और लास्ट में परिणाम क्या होते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक इनका प्रथम कर्नाटक युद्ध कहा गया, लड़ा गया था। अंग्रेज कैप्टन बर्नार्ड के नेतृत्व में दोस्तों जो फ्रांसीसी व्यापारिक जहाज पर अधिकार कर लेते हैं, जो फ्रांसीसियों का व्यापारिक जहाज होता है उस पर अंग्रेज कब्जा कर लेते होते हैं। वहीं पर दोस्तों जो फ्रांसीसी गवर्नर ला बर्डेन था, उसके सहयोग से डुप्ले मद्रास के गवर्नर मोर्स को समर्पण के लिए मजबूर कर देता है और अंग्रेजों पर ये हावी हो जाते हैं। मतलब जैसे को तैसा अंग्रेज कैप्टन बर्नार्ड के नेतृत्व में जो फ्रांसीसी जहाज को इन्होंने लूटा था, तो उसी का बदला लेने के लिए दोस्तों इन्होंने जो अंग्रेज का गवर्नर मोर्स होता है उन पर ये दोस्तों हावी हो जाते हैं और उनको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देते हैं। दूसरी तरफ वहीं दोस्तों यूरोपीय देशों में ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार करने के लिए युद्ध होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। दोस्तों क्योंकि 2 कम्युनिटी का युद्ध हो रहा होता है 2 देशों पर, तो इसका पूरा प्रभाव एक दूसरे पर पड़ रहा होता है। दोस्तों 1748 ईस्वी में इनके मध्य में एक संधि होती है जिसे एक्स ला सैपेल की संधि कहा गया और इस संधि के फलस्वरूप दोस्तों युद्ध विराम होता है और वहाँ पर जैसे युद्ध विराम होता है तो भारत में भी युद्ध विराम होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मद्रास जो फ्रांसीसियों ने अपने कब्जे में कर लिया था उसको फिर से अंग्रेज़ों को मिल जाता है और यदि पूछा जाए एक्स ले सैपेल की संधि के द्वारा मद्रास जो है अंग्रेज़ों को वापस मिल जाता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे दोस्तों 1749 से 1754 ईस्वी तक था। यहाँ पर दोस्तों 2 युद्ध एक साथ शुरू होते हैं। वो हम देखेंगे कि हैदराबाद का जो निज़ाम होता है आसिफ जहाँ, इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके जो 2 बेटे होते हैं मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, इनके बीच में दोस्तों उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा जाता है, जिसको दोस्तों फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों अलग अलग लोगों को सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों कर्नाटक के नवाब अनावरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में यह युद्ध इनके बीच में युद्ध शुरू होता है और इन दोनों को भी दोस्तों फ्रांसीसी और अंग्रेज़ समर्थन करते हैं, जो कि अलग अलग पक्ष रखते हैं। अंग्रेज़ों ने दोस्तों अनावरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन दिया। 2 युद्ध थे, एक था अनावरुद्दीन का वाला युद्ध और एक नासिर जंग वाला युद्ध। अंग्रेज़ों ने इनको समर्थन दिया था। 1749 में दोस्तों चंदा साहब ने अनावरुद्दीन को पराजित कर दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अंग्रेज़ जो थे अनावरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जबकि चंदा साहब ने अनावरुद्दीन को पराजित कर दिया। मतलब अंग्रेज़ों का जो पक्ष था वो कमज़ोर होने लगा और कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर दोस्तों वो अधिकार कर लेते हैं। उधर दोस्तों नासिर जंग ने 1750 में मुजफ्फर जंग को पराजित कर दिया। एक बार फिर से दोस्तों हम देखेंगे कि जहाँ पर मुजफ्फर जंग जो होता है वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं दोस्तों फ्रांसीसी। अब इसको दोस्तों नासिर जंग ने पराजित कर दिया और दक्कन का सूबेदार बन जाता है, लेकिन इसकी जो है मृत्यु जल्दी हो जाती है
तो दोस्तों जब जल्दी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ फिर से जिसके साथ युद्ध हो रहा होता है मुजफ्फर जंग के बीच में, तो वह फिर से वहाँ का सूबेदार बन गया। इधर दोस्तों फ्रांसीसियों का फुल सपोर्ट पाकर मुजफ्फर जंग पर था, और जिसे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को पांडिचेरी का क्षेत्र दिया जाता है और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बना दिया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों दो अलग अलग युद्ध थे, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड थे, जहाँ पर दोस्तों अलग अलग समर्थन करते थे। अब हम देखेंगे कि डुप्ले जो था उसको गवर्नर वहाँ का बना दिया जाता है कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को। इसकी दोस्तों व्यापारिक नीति अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण उसको वापस इंग्लैंड बुला लिया जाता है, और दोस्तों उसके जगह पर गोंदोहू को पौंडीचेरी का अगला गवर्नर बनाकर भारत में भेज दिया जाता है। यह कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर गोंदोहू को पौंडीचेरी का नया गवर्नर बना के भेज दिया जाता है। 1754 में एक बार फिर से दोस्तों गोंदोहू और अंग्रेजों के बीच पांडिचेरी की संधि हुई, क्योंकि दोस्तों व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा था और दोनों पक्ष में युद्ध विराम होता है, और दोस्तों एक दूसरे को सहमति भी प्राप्त करते हैं, और इनका आपस में क्षेत्र भी मिल जाता है। मतलब जो आपस में क्षेत्र अधिकार किए होते हैं उनको आपस में क्षेत्र मिल जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो परिणाम था वह खत्म होता है। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध दोस्तों हम देखेंगे कि 1758 से लेकर 1763 के बीच में यह युद्ध शुरू हुआ, और यह दोस्तों युद्ध निर्णायक साबित हुआ। इस युद्ध में दोस्तों सब अलग अलग हो चुके होते हैं। फ्रांसीसी अपने व्यापारिक कंपनियों को लेकर अपनी अलग अलग नीतियाँ रखते हैं, और जो अंग्रेज होते हैं वो काफ़ी मजबूत हो चुके होते हैं। इस प्रकार दोस्तों इनके बीच में संधि हो जाती है, जिसमें दोस्तों फैक्ट्रियाँ केवल व्यापार के लिए ही थी। जो फ्रांसीसियों की कंपनियाँ थी वह केवल व्यापार के लिए थी। मतलब ये भारत पर अब ये विस्तार करने के दृष्टिकोण से नहीं, केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से अब बचे हुए थे। फ्रांसीसियों की जो स्वतंत्रता थी दोस्तों भारत से पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी, यह केवल व्यापार करते थे। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखेंगे कि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था वो एकदम से निर्णायक हो चुका था। मतलब जो अंग्रेज व्यापारी थे वो हावी हो चुके थे पूरे देश पर, मतलब अब इनको कोई भी नहीं हटा सकता था। इस प्रकार की दोस्तों पेरिस की संधि के बाद जो फ्रांसीसी थे वह भारत में केवल व्यापार की विस्तार की नीति को बंद कर देते हैं। मतलब जितना व्यापार है उसी को व्यापार करते हैं, और अपना सारा ध्यान जो है व्यापार पर केंद्रित करते हैं। मतलब अभी तक ये लोग अपना व्यापार को विस्तार कर रहे होते हैं, और अब उन्होंने सब कुछ छोड़ के केवल व्यापार करते हैं। इन सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि दोस्तों भारत पर अब सिर्फ अंग्रेज़ों की पकड़ मजबूत हो चुकी होती है, और अंग्रेज जो है पूरी तरीके से राज करने लगते हैं। इस प्रकार दोस्तों फ्रांसीसी जो थे वह भारत में इसके बाद कोई कंपनी नहीं आई थी। एक छोटी सी कंपनी आई थी जिसको हम छोटी सी वीडियो बना के अगली वीडियो में देखेंगे, जिसके बाद ये पता चल गया था कि भारत में जो ब्रिटिश है वो काफ़ी प्रभावशील हो चुके होते हैं, और इनको अब कोई नहीं हटा सकता। मतलब ये पूरे भारत में अंग्रेज़ों का राज होता है। अब चूँकि ये लोग दोस्तों व्यापार करते हैं, और 1857 के बाद दोस्तों जो स्वतंत्रता की क्रांति उत्पन्न होती है अपने देश में, इसके बाद से जो कुछ होता है उसको हम अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।